हेलो अवनी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। As expected, तुम तो बड़ी या बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही करते हो। अब क्या कर दिया तुमने? मैं पापा के साथ एंटीक शॉप पर आया था, लेकिन अचानक यहाँ पर एक स्टैचू जमीन पर गिरकर टूट गया। तो अब ये लोग उस स्टैचू के पैसे मांग रहे हैं, 30 लाख। क्या 30 लाख एक स्टैचू के लिए? हाँ, मुझे कुछ समझ में। गौतम, आर यू क्रेजी? पूरा दिन घर बैठे रहते हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता जो आजकल तुम मेरे लिए नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी करने लगे हो। अब मैं कहाँ से लाऊं 30 लाख इतने शॉर्ट नोटिस पर? अपनी बात कहते हुए अवनी एक पल के लिए खामोश हो गई। 30 लाख सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गौतम भी अवनी के गुस्से के आगे कुछ कह नहीं पाया। आई एम सॉरी, तुम्हारी ये रोज रोज की आदत हो गई, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। ये प्रॉब्लम तुमने खड़ी की है, तुम ही इससे निपटो। लेकिन अवनी। इससे पहले कि गौतम अपनी बात पूरी कर पाता, अवनी ने गुस्से में फोन काट दिया। गौतम का चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। आज गौतम और अवनी की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन गौतम आज भी अवनी के घर एक घर जमाई बनकर ही रहता था, जहां उसकी हैसियत एक नौकर जितनी ही थी। वो नौकर की ही तरह कभी सास की साड़ी आयरन करता तो कभी अवनी की गाड़ी साफ करता। घर की रसोई से लेकर घर की सफाई तक का सारा बोझ उसी के सिर पर था। वहीं अवनी कभी कभी अपने पति की ये हालत देखकर बहुत झल्ला जाती थी, क्योंकि घर का पूरा फाइनेंशियल बोझ सिर्फ उसी के सिर पर था। लेकिन अवनी, ये स्टैचू पापा के हाथ से टूटा है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे समझाने का मौका तो दिया होता, बिना मेरी बात सुने फोन काट दिया। गौतम अवनी को फिर से कॉल करने जाता है, तभी शोरूम का मैनेजर कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ उसके सामने आ जाता है। सभी की शक्ल पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैनेजर ने गुस्से में कहा, क्या हुआ मिस्टर? 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक न पैसे आए और न तुम्हारी मदद के लिए कोई आदमी। और कितनी देर मुझे तुम्हारे आगे पीछे घूमना है? ऊपर से वो बुढ़ा शॉप से भागने की कोशिश कर रहा था। डैडी जी, मैनेजर ने गुस्से में जवाब दिया। हाँ, वो तो अच्छा है गार्ड्स की नजर इस पर पड़ गई, वरना वो तो यहां से रफू चक्कर होने का पूरा प्लान बना चुका था। देखो मिस्टर, 2 बज रहा है और 5 बजे तक अगर तुमने उस एंटीक स्टैच्यू के पैसे नहीं भरे तो मैं पुलिस को बुलाकर इस बुढ़े को अंदर करवा दूंगा, और ये बॉडीगार्ड तुम दोनों की खातिरदारी करेंगे, वो अलग से। समझ में आई मेरी बात? ये बात कहते हुए मैनेजर गुस्से में गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा और अगले ही पल वहां से निकल गया। गौतम मैनेजर की बात सुनकर खामोश खड़ा रहा, लेकिन तभी एक 52-55 साल के एक बुजुर्ग आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। डैडी जी, ये लोग बिना पैसे लिए हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। लेकिन बेटा, मैं जेल नहीं जाना चाहता, प्लीज कुछ करो। मेरी जगह तुम जेल चले जाओ। आखिरकार हमारे परिवार ने तुम्हें 3 साल तक रहने के लिए छत दी है, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। डैडी जी, मैं चला तो जाऊं, लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्ट है। आपने अभी देखा ना कि किस तरह से वो मैनेजर धमकी देकर गया है। तो फिर इन्हें पैसे दे दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता, कुछ भी करो, लेकिन मुझे यहाँ से छुड़ाओ। डैडी जी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ये लोग 30 लाख रुपए मांग रहे हैं और मेरी जेब में 30 रुपए भी नहीं है। आप जानते तो हैं, मुझे खर्चे के लिए भी अवनी पैसा देती है। मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है जहां से पैसा आए। तुम अवनी को फोन करो, मैं उससे किया था, लेकिन इससे पहले कि मेरी बात पूरी होती उसने फोन काट दिया। 1 नंबर के यूजलेस जमाई हो तुम। मेरी बेटी के सामने अपनी बात भी नहीं रख सकते। कॉल लगाओ, मैं बात करता हूँ। गौतम ने बिना कुछ जवाब दिए अवनी का नंबर डायल कर लिया। इससे पहले कि रिंग पूरी होती, अवनी ने गुस्से में कॉल काट दिया। ये देखकर अनिल ने गौतम के हाथ से मोबाइल ले लिया और लगातार अवनी को कॉल करने लगा। कुछ देर बाद ही अवनी ने तंग आकर कॉल उठा लिया। गौतम, मुझे काम में डिस्टर्ब करना बंद करो, मैं आज तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अवनी बेटा। डैड? बेटा प्लीज हमारी मदद करो। अगर इन लोगों को हमने पैसे नहीं दिए तो ये मुझे जेल में डाल देंगे। क्या? लेकिन आपको क्यों? गलती गौतम की है तो उससे जेल? बेटा, दरअसल वो स्टैच्यू मेरे हाथ से टूटा है।
मैं उस स्टैच्यू की फोटो ले रहा था तो गलती से उस पर मेरा हाथ लग गया और वो जमीन पर गिर गया। डैड, गौतम हमारे घर पर कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब आप भी शुरू हो गए। बेटा मैं ठीक है, कहाँ पर हो आप? मैं मॉम को लेकर आती हूँ। जोधपुर एंटीक्स, माधव नगर। ठीक है, मैं आती हूँ। अवनी ने अपनी बात खत्म कर फोन काट दिया और एक टक खाली दीवार को देखने लगी। अब उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी, जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं था। दरअसल अवनी के पिता अनिल सिंह जोधपुर के अमीर परिवारों में से एक थे, लेकिन अनिल की मां गायत्री देवी हमेशा से ही गौतम और अवनी की शादी के खिलाफ थीं। 3 साल पहले अवनी के दादाजी हिम्मत अग्रवाल गौतम से पुष्कर में टकराए थे और गौतम को पहचानते ही उन्होंने अपनी फेवरेट पोती अवनी के लिए उसे पसंद कर लिया। अवनी अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी और उनकी किसी भी बात को टाल नहीं सकती थी। पर शादी के कुछ ही वक्त बाद हिम्मत अग्रवाल दुनिया को अलविदा कह गए, इस राज के साथ कि उन्होंने गौतम को अवनी के लिए क्यों चुना। कैसे पहचानते थे वो गौतम को। फिर उनके जाने के बाद परिवार की भागदौड़ उनकी पत्नी और अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपने हाथों में ले ली। गायत्री देवी अपने परिवार के रुतबे और नाम का बहुत ध्यान रखती थी और साथ ही अपने परिवार में गौतम नाम का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने हिम्मत जी के जाने के बाद अनिल और उसके परिवार को अग्रवाल मेंशन से अलग कर दिया। अवनी आज भी ये सदमा भूल नहीं पाई थी। वो दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही दिमाग से तेज, लेकिन अब दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती थी कि अपने परिवार की हालत कैसे सुधारी जाए। आज एक बार फिर उसके सामने मुसीबत खड़ी थी। वो अगले ही पल अपनी मॉम गीता के साथ माधव नगर जाने के लिए गई, जो जोधपुर का सबसे बड़ा एंटीक मार्केट था। वहीं दूसरी तरफ गौतम शोरूम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। अनिल उसके पास में ही बैठकर अवनी के आने का इंतजार कर रहा था। उनके आसपास बहुत सारे लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स थीं। तभी उसी वक्त अवनी अपनी मॉम गीता के साथ शोरूम के अंदर आ गई। डैड, आप ठीक तो है ना? और ये सब हुआ कैसे? आप लोग इतने महंगे मार्केट में आखिर क्या करने आए थे? अनिल बिना जवाब दिए गौतम को देखने लगा। एक्चुअली वो हम आ ही रहे थे, लेकिन रास्ते में ये मार्केट दिख गया और डैड स्टैचू देखने के लिए अंदर आ गए और फिर एज यूजुअल तुम ये काम भी ढंग से नहीं कर पाए। और अगर इन्हें ये स्टैचू देखने की इच्छा थी तो तुम इन्हें संभाल नहीं सकते थे। लेकिन मॉम, मैं क्या करता? डैड ने ही मुझे बाहर वेट करने को कहा था। इन्होंने कहा और तुमने मान लिया। इतने आज्ञाकारी कब से हो गए तुम? मॉम, ये सारी बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचते हैं कि 30 लाख कहाँ से आएंगे। इसी बात पर गुस्सा आ रहा है। ससुर जी तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी नहीं छोड़ पाए, पर ये पनौती हमारे नसीब लिख गए। मॉम, क्या मॉम एक स्टैच्यू के लिए घर और कार बेचकर सड़क पर सो जाए क्या? और बेच भी देंगे तो भी इतने सारे पैसे नहीं आने वाले। सभी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए सोच में पड़ गए। टाइम निकलता जा रहा था। सभी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर की नजर बराबर अनिल पर ही थी। उसने पैसे मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी और कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म कर दिया और 3 घंटे पूरे होने का वेट करने लगा। साथ ही बॉडीगार्ड्स भी मैनेजर के कमांड के इंतजार में थे। डैड, हम दादी सा से मदद नहीं मांग सकते क्या? मैं बाद में उन्हें सारे पैसे दे दूंगी। वो कभी हाँ नहीं करेंगी और इसकी वजह तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, लेकिन एक बार पूछने में क्या हर्ज है? मैं कॉल करती हूँ। अवनी ने अगले ही पल अपनी दादी गायत्री देवी को कॉल लगा दिया, पर यही डर सता रहा था कि गायत्री देवी उसका फोन उठाएंगी कि नहीं। लेकिन अगले ही पल जब फोन पर अवनी ने अपनी दादी की आवाज सुनी तो वो चौंक गई। दादी सा, मैं तुम्हारा नंबर है मेरे पास, बोलो क्या काम है? अवनी ने एक गहरी सांस लेकर अपनी दादी को पूरी बात बता दी। गायत्री देवी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। अवनी की बात खत्म होते ही वो कुछ देर के लिए चुप हो गईं। ठीक है, मैं पैसे भेज दूंगी, लेकिन तुम्हें इसके बदले
मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? हमारी फैमिली जल्द ही जोधपुर की सबसे बड़ी कंपनी मैरियट ग्रुप के साथ मिलकर काम करने जा रही है। अगर आज भी तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत है और तुम मुझे अपनी दादी मानती हो तो अब क्या करोगे तुम? इतनी बड़ी रकम बाहर भीख मांग कर लाओगे? अवनी बेटा, मेरी बात मान तो इस लड़के को तलाक दे दे आज ही। ये तेरी लाइफ से आउट तो तेरी दादी साहब फिर से हमें फैमिली में एंट्री देंगी। बेटा एक काम कर, तू कबीर को कॉल कर, वो तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो जरूर तेरी हेल्प करेगा। कबीर के पापा बहुत बड़े आदमी हैं, उनके लिए 30 लाख तो बहुत मामूली बात है। गीता को अब कबीर के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कबीर का एक ऐसा सच था जिसे अवनी अच्छे से जानती थी। दरअसल कबीर मैरियट ग्रुप के वाइस चेयरमैन शेखर आनंद का इकलौता बेटा था, जो बचपन से ही अय्याश था। लड़कियां उसकी कमजोरी थीं, इसलिए हर तीसरे चौथे दिन कोई न कोई नई लड़की उसका शिकार हो जाती। यूं तो उसके ऊपर बहुत सारे केस भी हुए, लेकिन शेखर आनंद के रुतबे और पैसों के आगे किसी पुलिस वाले की नहीं चली। कबीर ने कई बार अवनी पर भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश की थी। वो कॉलेज में भी अवनी के आगे पीछे ही घूमता रहता था, लेकिन अवनी ने कभी उसे घास तक नहीं डाली। वहीं दूसरी तरफ गौतम, जो अभी तक शांत था, कबीर का नाम सुनते ही आग बबूला हो गया। लेकिन इस वक्त कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो तुरंत अपना फोन निकालकर शोरूम से बाहर चला गया। शोरूम के बाहर जाते ही उसने मोबाइल में एक नंबर डायल कर लिया। जैसे जैसे उसे फोन की रिंग सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। फोन पिक होते ही गौतम को एक लंबी खामोशी सुनाई दी। मुंशी जी? सामने से किसी ने कड़क आवाज में जवाब दिया, खंबा गाड़ी हुकुम। ये बात सुनते ही गौतम एक पल के लिए चुप हो गया। क्या अवनी अपने परिवार को इस मुसीबत से निकाल पाएगी? आखिर गौतम ने किसे फोन किया था? क्या कबीर अवनी की मदद करेगा? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए द रॉयल घर जमाई। खम्मा गड़ी हुकुम। फोन पर भारी आवाज सुनकर गौतम का गला भर आया था। वो अपने आप को संभालते हुए शोरूम के अंदर आकर कोने में बनी एक जगह पर बैठ गया। घड़ी खम्मा मुंशी जी, कैसे हैं? गौतम इस वक्त जिस शख्स से बात कर रहा था वो कोई और नहीं, उसके पापा रघुवेंद्र सिंह राठौड़ के मुंशी कमल स्वरूप थे, जो रंजोर की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। गौतम रघुवेंद्र का सबसे छोटा बेटा था, जो असल में रंजोर का राजकुमार था। गौतम अपने पैलेस सुमेर भवन में ही बड़ा हुआ था। यह कहना गलत नहीं होगा कि वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे गौतम बड़ा होता गया, उसके दिल में बाहर की दुनिया को जानने पहचानने की दिलचस्पी बढ़ती चली गई। वो हमेशा से अपनी शाही जिंदगी से तंग रहता था और फिर एक दिन रघुवेंद्र ने उसकी शादी अपने खास दोस्त की बेटी दीपशिखा के साथ तय कर दी। हालांकि दीपशिखा गौतम की बचपन की दोस्त थी। वो उससे प्यार नहीं करता था, पर उसकी फैमिली कुछ सुनना नहीं चाहती थी। इसलिए जिस दिन शादी तय हुई, गौतम सजे हुए मंडप को सूना छोड़कर भाग निकला। सुमेर भवन में आज भी वो मंडप उसी तरह सजा हुआ था। मैं तो चोखो हूँ, बस थारी बहुत याद आवे है हुकुम। जब से आप गए हो महल सूना हो गया है। और मुंशी जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। हम जानते हैं आप किस मुसीबत में फंसे हो। ये मुंशी तो ये भी जाने हैं कि आप इस वक्त हो कहाँ, किस फैमिली के घर जमाई बनकर रह रहे हो। आपकी सास, ससुर और पत्नी सबके बारे में इस मुंशी के पास पक्की खबर से। गौतम ये बात सुनते ही हैरानी से अपने आसपास देखने लगा और शोरूम से बाहर चला गया। वो पिछले 4 साल से अपने परिवार और रंजोर से दूर भाग रहा था, लेकिन उसके पापा उसकी एक एक चीज पर नजर रखे हुए थे। ठीक है, फिर अगर आप इतना कुछ जानते ही हैं तो फिर अभी के अभी 30 लाख रुपए भिजवा दीजिए, मुझे जरूरत है। हुकुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप एक राजकुमार होकर किसी के घर का काम कर रहे हो। झूठे और
गंदे बर्तन साफ कर रहे हो। सुमेर भवन। मुंशी जी, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। मेरे सामने अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप मेरी मदद करेंगे कि नहीं? हुकुम, 30 लाख तो हम अभी आपको दे देंगे, लेकिन बड़े हुकुम की वही शर्त है। क्या? आपको दीपशिखा बिटिया से शादी करनी होगी। क्या? मुंशी जी, मेरी शादी हो चुकी है। मैं दीप्ति से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये पॉसिबल नहीं है। बड़े हुकुम आपकी शादी को नहीं मानते। आपके अचानक सुमेर भवन से चले जाने के बाद बड़े हुकुम के ऊपर कई सवाल उठे। ये मुंशी अपने मालिक की बात के खिलाफ नहीं जा सकता। पैसों के बदले आपको अपनी पत्नी को तलाक देना होगा और दीपशिखा बिटिया से शादी करनी होगी। ये बात सुनते ही गौतम सोच में पड़ गया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो मना करता, उससे पहले ही उसके सामने अवनी का चेहरा घूमने लगा, जो अपनी जान जोखिम में डालकर कबीर जैसे अय्याश लड़के से मदद मांगने जा रही थी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुंशी जी, मुझे 1 साल का वक्त चाहिए। 1 साल बाद मैं खुद अवनी को छोड़ दूंगा और बड़े हुकुम जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगा। जहाँ 4 साल इंतजार किया है, वहाँ 1 साल और सही। बड़े हुकुम भी ये बात सुनकर खुश हो जाएंगे। ठीक है, फिर 30 लाख के साथ आपको मेरा एक और काम करना होगा। मुझे मैरियट ग्रुप चाहिए। मैरियट ग्रुप? लेकिन क्यों? वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हुकुम, आपको शायद अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मुंशी इस वक्त मैरियट ग्रुप के बाहर ही खड़ा है। आप मैरियट में हैं? हाँ हुकुम, यहाँ तो काम पड़ता ही रहता है। आप यहाँ आ जाइए, तब तक मैं मैरियट खरीदने की डील का प्रोसेस शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया। वो मुंशी जी के काम करने के तरीके को जानता था। मुंशी कमल स्वरूप अपनी बोली के धनी थे, जिनके आगे बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद हो जाता था। हालांकि उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी, लेकिन आज भी अपने काम करने की फुर्ती में वो जवानों को भी पीछे छोड़ देते थे। इसलिए रघुवेंद्र सिंह ने अपने बिजनेस का पूरा बोझ उनके कंधों पर डाल रखा था। गौतम एक पल के लिए शोरूम के अंदर जाने के लिए मुड़ा। उसी वक्त उसे गीता की आवाज सुनाई दी। गीता अभी भी अवनी को कबीर के पास जाने का बोल रही थी। जल्दी से पहले चेक ले आता हूँ, तभी मैं अवनी को कबीर के पास जाने से रोक सकता हूँ। और वो अगले ही पल ऑटो लेकर जोधपुर की सबसे बड़ी कंपनी मैरियट ग्रुप जाने के लिए निकल गया। ब्लू रंग की चमचमाती बिल्डिंग में काम करने वाला हर शख्स अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता था। गौतम गेट के बाहर खड़ा होकर अपने आसपास देख ही रहा था कि उसे महंगी कार से एक आदमी उतरकर उसके पास आता हुआ दिखा, जिसके हाथों में शाही छड़ी थी और गले में सोने की चेन। गौतम को करीब से देखते ही उस आदमी ने अपना चश्मा उतार लिया। उसकी आंखों की कोर गीली हो चुकी थी। मुंशी जी। गौतम ने अगले ही पल मुंशी जी को गले लगा लिया। जिस गौतम को दुनिया पिछले 4 साल से एक नॉर्मल सा इंसान समझ रही थी, उसका सच आज सिर्फ मुंशी जी ही जानते थे। गौतम आज भी इतने पैसे का मालिक था कि मैरियट जैसी 10 कंपनीज को वो पलक झपकते ही खरीद सकता था। मुंशी जी, कंपनी खरीदने की फॉर्मेलिटीज हो गई? आपका फोन आते ही मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, बस आपके साइन करने की देर है। गुड। मेरा एक काम और है। इस कंपनी के चेयरमैन हैं शेखर आनंद, जिनका एक बिगड़ा हुआ बेटा है कबीर आनंद। मैंने सुना है कि शेखर आनंद के इशारे के बिना कंपनी का पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सही। तो ठीक है, फिर मुझे लगता है कि मिस्टर शेखर आनंद को थोड़ा आराम करने की जरूरत है, तो उन्हें कंपनी से जेल भेजने की तैयारी करो। अब इस कंपनी की सारी पावर आपके ही हाथ में है। आप जो चाहें वो कर सकते हो। आप चाहो तो खुद भी चेयरमैन की पोस्ट संभाल सकते हो। नहीं मुंशी जी, मुझे चेयरमैन की पोस्ट नहीं चाहिए। यह बताइए कि इस वक्त कंपनी का वाइस चेयरमैन कौन है? अभिनव गुप्ता। ठीक है, अभिनव गुप्ता को फोन करके ये खुशखबरी दे देना कि वो आज से मैरियट के न्यू चेयरमैन है। अपनी बात कहते हुए गौतम कंपनी के अंदर चला गया।
मुंशी कमल स्वरूप को देखकर कोई उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लिफ्ट से जाते हुए गौतम की आंखों में एक अलग ही तरह की चमक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अवनी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसके सामने कबीर से मदद मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो अगले ही पल मैरियट जाने के लिए निकल गई। इधर गौतम और मुंशी जी को ऑफिस के अंदर देखते ही एक 32 साल की औरत ने उन्हें कैबिन के बाहर रोक दिया। ये औरत शेखर आनंद की पर्सनल सेक्रेटरी शालिनी थी, जो मुंशी जी की पहचान से वाकिफ नहीं थी। अरे तुम दोनों अंदर कैसे आ गए, वो भी बिना किसी से पूछे? ये बात कहते हुए वो गौतम और मुंशी जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मैं यहाँ के चेयरमैन अभिनव गुप्ता से मिलने आया हूँ। मिस्टर अभिनव गुप्ता इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। तुम जैसे सेल्समैन से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलेंगे। अब यहाँ से निकलो, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। शालिनी की बात सुनते ही गौतम मुंशी जी को देखने लगा, लेकिन उसी वक्त गौतम के फोन पर अवनी का फोन आने लगा। इससे पहले कि वो फोन उठाकर जवाब देता, उसका मोबाइल लो बैटरी के कारण स्विच ऑफ हो गया। तुम जानती भी हो कि किससे बात कर रही हो? ये जोधपुर के। मुंशी जी, आप मिस्टर गुप्ता को बुलाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। गौतम को अब अवनी की चिंता सताने लगी थी। मुंशी जी ने उसकी बात सुनते ही अभिनव गुप्ता को कॉल कर बाहर बुला लिया। अभिनव गुप्ता मुंशी जी को अच्छे से जानता था। वो अपना काम छोड़कर तुरंत अपने कैबिन से बाहर आ गया। देखो, मैं दोनों को लास्ट वार्निंग। इससे पहले कि शालिनी अपनी बात पूरी कर पाती, पीछे से अभिनव की तेज आवाज सुनाई पड़ी। मिस शालिनी, ये क्या तरीका है गैस से बात करने का? सॉरी सर, लेकिन शट अप। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी इस बदतमीजी के कारण मैं तुम्हें कंपनी से निकाल भी सकता हूँ। ये बात कहते हुए अभिनव मुंशी जी और गौतम को देखने लगा। ऑफिस में शालिनी की इस तरह से बेइज्जती पहली बार हुई थी, क्योंकि शेखर आनंद ने उसे कंपनी के काम से ज्यादा अपने काम के लिए रखा हुआ था। शालिनी को किसी न किसी गड़बड़ी की आशंका हो चुकी थी। वो बिना कुछ कहे स्मोकिंग जोन एरिया में चली गई। देखते ही देखते उसने शेखर आनंद को फोन पर यह सारी बात बता दी। वहीं दूसरी तरफ गौतम मुंशी जी के साथ ऑफिस की फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर घड़ी पर चली गई। 3 बज चुके थे। अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन कर ऑफिस से बाहर जाने लगा, उसे लिफ्ट के बाहर एक 45 साल का लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया, जिसकी आंखों में गुस्सा भरा था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और अभिनव, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने आप को चेयरमैन कहने की और शालिनी को फायर करने की? क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो? ये बात सुनते ही गौतम मुंशी जी को देखने लगा। मैंने मिस्टर अभिनव को ये पावर दी है और आज से वही इस कंपनी के नए चेयरमैन हैं। अच्छा, और मैं पूछ सकता हूँ आप हैं कौन और कंपनी के अंदर कैसे घुस आए? मुंशी कमल स्वरूप। ये नाम सुनते ही शेखर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मुंशी जी के बारे में अच्छे से जानता था, लेकिन अपने गुस्से के चलते उन पर ध्यान नहीं दे पाया। मिस्टर कमल, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब, पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ठीक है, चलिए मेरे कैबिन में चलकर बात करते हैं। बात करने का टाइम निकल चुका है मिस्टर शेखर आनंद। दिल में अवनी और उसकी फैमिली के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। मिस्टर अभिनव, आज से आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। सारे फैसले आप ही लेंगे। थैंक यू सर, मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना काम करूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुड। एक बात और, मुझे जल्द से जल्द शेखर आनंद और उसके बेटे कबीर आनंद के सारे काले चिट्ठे चाहिए। इन दोनों ने बहुत सारी लड़कियों की लाइफ बर्बाद की है। अब इनका जेल में जाने का टाइम आ गया है। सर डोंट वरी, मेरे लॉकर में इनके खिलाफ सारे सबूत हैं। मैं जानता था कोई न कोई इनके खिलाफ आवाज उठाएगा। मुझे बस आज के दिन का ही इंतजार था। मैं आपको सारे सबूत दे दूंगा। ओके मुंशी जी, अब आप मुझे चेक दे दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। जी हुकुम। मुंशी जी ने अगले ही पल गौतम को चेक दे दिया, लेकिन तभी उनके फोन पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड का कॉल आ गया। फोन उठाते ही मुंशी जी हैरानी से गौतम को देखने लगे। हुकुम, अवनी अभी अभी कबीर आनंद के कैबिन में गई है। क्या? मुंशी जी की बात सुनते ही गौतम के पैरों तले जमीन सरक गई। वो कबीर की हरकतों को
अच्छे से जानता था। क्या गौतम अवनी को कबीर के चंगुल से छुड़ा पाएगा? क्या अवनी गौतम की सच्चाई जान पाएगी? आखिर कैसे सुलझाएगा गौतम ये सारी गुत्थी? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए रॉयल घर जमाई, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।